हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 28 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अभी ने उसे रुकते हुए कहा, रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं जाती हूँ। आशीष शांत हो गया। चाची माँ को भेजती हूँ आपके पास। आशीष ने गहरी सांस ली, तभी अवनी फिर बोली, थोड़ी देर बाद आती हूँ। तब तक अपना मूड सही कर लीजिएगा पतिदेव। आशीष ने चौंक कर उसे देखा और अवनी मुस्कुराती हुई बोली, आती हूँ, ज्यादा मिस मत कीजिएगा। कहकर वो बाहर चली गई। आशीष उसे देखता रह गया। दीप साहिल दीप्ति के बताए रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसका मन अंदर ही अंदर खुद में जूझ रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाई। दीप्ति एक जगह अकेली बैठी दिखी। वो उसकी ओर बढ़ गया। हेलो। साहिल की आवाज सुनकर दीप्ति ने गर्दन उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और बोली, हेलो, बैठिए ना। जी, आप भी बैठिए, साहिल ने कहा। दीप तो दोनों बैठ गए। एक नज़र एक दूसरे को देख दोनों ने नजरें नीची कर ली और खामोश हो गए। आप कैसे हैं? दीप्ति ने खामोशी तोड़ी। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। दोनों फिर चुप हो गए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाना पड़ा आपको? साहिल ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा। नहीं, बस घंटे भर, दीप्ति ने कहते हुए मुस्कुरा दिया। साहिल के चेहरे पर भी हंसी आ गई। वैसे ये इंतजार अनमोल अमून लड़कियां करवाती हैं, पर आपने तो लड़की से ही इंतजार करवा लिया। सॉरी, कुछ काम था तो देर हो गई। आपको परेशानी हुई इसके लिए माफी चाहूंगा। हम आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ साहिल जी, आप सब ठीक है ना? आप बदले से लग रहे हैं। पहले की तरह मजाकिया बातें नहीं कर रहे हैं। घर भी नहीं आते। माँ पूछ रही थी आपको। कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? जी। आपको पसंद नहीं ना कि मैं आपके घर आऊं या आपसे मिलूं तो नहीं आता? मतलब आप मेरी हर बात का मान रखेंगे? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चुप थे। फिर एकदम से एक साथ बोले, आपसे कुछ बात करनी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दीप्ति मुस्कुरा दी और बोली, आप कहिए। नहीं, पहले आप कहिए। आप कह दीजिए, हो सकता है उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। दीप्ति की बात पर साहिल ने उसकी आंखों में देखा तो उन एहसासों को देख पा रहा था जो कब से देखना चाह रहा था। पर दीप्ति की कई बातों से चुप सी गई। सही तो है। आज जो साहिल उसे बताने आया है, उसे जानने के बाद किसी भी बात की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बात करना तो दूर, उसके बाद दीप्ति उसे देखना तक पसंद नहीं करेगी। उसे खामोश इस तरह खुद की तरफ देखता देख दीप्ति बोली, मेरी बात मेरी आंखों में पड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दीप्ति ने कहा तो साहिल ने अपनी नजर हटा ली। समझ रही हूँ, आपको मेरा व्यवहार हैरान कर रहा है कि जो लड़की कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज उसने मिलने बुलाया। साहिल ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, माफी नहीं मांगूंगी अपने व्यवहार की, क्योंकि मैं जो हूँ सामने हूँ। मुझे सामने कुछ और पीछे कुछ और बनना पसंद नहीं। ऐसे गुस्से से बात करती हूँ क्योंकि बचपन से ही यही समझा मैंने। एक बच्चे के लिए माँ जितनी जरूरी होती है, पिता की भी उतनी ही जरूरत होती है, या शायद माँ से भी ज्यादा। माँ के बिना तो घर सूना हो जाता है, पर पिता के ना होने से बच्चे दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं। खासकर वो एक लड़की हो तो और ज्यादा। ऐसी लड़की जिनके घर पर उनके पिता का साया नहीं होता। हर किसी को वो मौका नजर आती है कि इसकी हिफाजत करने का कोई नहीं। लड़की जब बड़ी होती है तो उसकी खबर घर वालों से पहले चौक चौराहे पर उनकी नजरें गड़ाए लोगों की ओर जाती हैं। 14 से 15 की उम्र से ही ऐसी नजरों का सामना किया है मैंने। दो ही रास्ते थे, एक घर में छिप कर बैठ जाओ या बेबाकी बे या सबसे सामना करो। सब क्योंकि आपके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। आपके पीछे एक भाई भी होता तो शायद सहारा होता, छोटा ही सही। 16 साल की लड़की अपने 10 साल के भाई की उंगली थामे भी भीड़ में खुद को सुरक्षित महसूस करती है, पर मेरे पास तो कोई नहीं था। अकेली थी। माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी कि इससे उन सब की चिंता बढ़ती, और कुछ नहीं। आयु के परिवार का साया था हम पर, और उनकी मदद से ही हमारा घर चलता था। पर पिता की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लोगों का सामना करने के लिए मिजाज में सख्ती लाई और देखते देखते सख्त मिजाज हो गई। हर किसी को एक ही नजर से देखने लगी, किसी पर भरोसा नहीं होता। जब आपसे मिली तो ऐसा ही लगा, और आपके साथ भी उसी सख्ती से पेश आती रही। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने साफ किया, और मन भारी हो गया। तो उठकर गहरी सांस लेकर खुद को संयम में किया।
इधर दीप्ति की बात सुनकर साहिल आत्मग्लानि से भर गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। दीप्ति की कही बात दीप्ति की कही बात वो अंदर बाहर एक जैसा रहना पसंद करती है। साहिल के कानों में हथौड़ी से चोट कर रही थी। दीप्ति उसकी ओर घूमी और बोली, माँ आपको बहुत पसंद करती हैं और आप वो पहले इंसान हैं जिसकी आंखों में गंदगी नहीं देखी मैंने। आपने फ्लर्ट किया मुझसे पर आपकी उपस्थिति असहज नहीं करती थी मुझे, और मेरे बार बार इंसल्ट करने के बाद भी आपने गुस्से या घमंड में मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं की। साहिल गौर से उसकी तरफ देख रहा था। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा और बोली, पसंद करते हैं मुझे? साहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, कोई और मिल गई क्या जो फ्लर्ट तो दूर आज बात भी नहीं कर रहे हैं? दीप्ति की बात सुनकर साहिल हल्के से मुस्कुराया, बोला, आप बहुत अच्छी हैं, एक सच्ची और प्यारी सोल, पर मैं शायद आपके काबिल नहीं हूँ। शादी करेंगे मुझसे? साहिल अपनी बात कह पाता उससे पहले ही दीप्ति ने एकदम से पूछ लिया। साहिल ने चौंकर उसकी तरफ देखा। प्यार है सा नहीं पता पर अच्छे लगे आप मुझे। हाँ, शुरू शुरू में गुस्सा आता था आप पर, लेकिन वो मेरे स्वभाव का हिस्सा था, पर आपके स्वभाव ने प्रभावित किया। गुस्सा बहुत आता है मुझे और आप शांत हैं। अकॉर्डिंग टू यू में कटुभाषी और मृदुभाषी, तीखे और मीठे का संयोग अच्छा होता है, तो सोचा ट्राई करके देखते हैं। दीप्ति ने मुस्कुरा कर अपनी बात कह दी। साहिल के चेहरे पर असमंजस के भाव भरा है। दीप्ति ने वो कहा जो वो सुनना चाहता था, पर जो वो बताने आया है उसे बताने के बाद दीप्ति उसके मन में एक डर ने जन्म ले लिया, जिसने उसके होंठ हिल लिए। अपने अंतर्द्वंद से जूझते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और उसे सब बताने का फैसला किया। दीप्ति जी, इससे पहले आप कुछ फैसला लें, आपको मेरे बारे में सब जान लेना चाहिए। जितना जानना चाहिए उतना जानती हूँ, पर अगर आप कुछ और ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए तो बताइए, दीप्ति ने कहा। साहिल ने अपना थूक निगला और खुद को मजबूत करके बोला, दीप्ति जी, आप मेरे बारे में। तभी उसका फोन रिंग हुआ। वो चुप हो गया और फोन देखा। सैम का फोन था। आशीष के बारे में सोच साहिल के माथे पर चिंता पड़ गई। उसने तुरंत फोन उठाया और घबरा कर पूछा, पर सामने से जवाब आया कि आशीष होश में आ गया है। तो संकल्प के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन कट किया और दीप्ति से बोला, मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी, फिर मिलता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, दीप्ति ने कहा। तो साहिल ने बिल पे किया और दोनों बाहर आ गए। चलते हुए उसकी उंगलियां दीप्ति के हाथ को छूस गई। सॉरी कहते हुए साहिल ने थोड़ा दूर किया। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके करीब होकर उसकी हथेली थाम ली। साहिल ने उसकी तरफ देखा तो दीप्ति उसके सामने देखती हुई मुस्कुरा रही थी। साहिल को बुरा भी लग रहा था कि वो अपनी बात कह नहीं पाया। वहीं ये एहसास और दीप्ति का साथ उसे अच्छा लग रहा था, जो उसे स्वार्थी बनाने को उकसा रहा था। दोनों बाहर आ गए। साहिल ने दीप्ति की तरफ देख कर कहा, मैं आपके लिए टैक्सी देखता हूँ, कहकर उसने आगे जाने लगा, लेकिन दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ रखा था। साहिल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ तो खुद चली जाऊंगी। साहिल ने हाँ में गर्दन हिला दिया। दीप्ति उसकी तरफ देख रही थी। दीप्ति जी, मुझे देर हो रही है। दीप्ति ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। साहिल आगे बढ़ गया। साहिल जी, दीप्ति के आवाज देने पर वो रुका और उसकी तरफ देखा। दीप्ति उसके पास आई और उसे गले लग गई। साहिल का दिल धड़क उठा और उसका हाथ दीप्ति के आगोश में लेने के लिए उठ गया, पर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और हाथ नीचे कर लिया। पहली बार किसी के इतने करीब आई हूँ, भरोसा कर रही हूँ आप पर। साहिल जी, भरोसा तोड़िएगा मत, मेरा साथ मत छोड़िएगा। आपकी आंखों ने इनकार कर दिया। इंतजार रहेगा आपके ऑफिशियल प्रपोजल का। इंतजार रहेगी अपने हाथों में आपके नाम की मेहंदी लगाने का। कहते हुए वो उससे अलग हुई और मुस्कुराकर अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ गई। साहिल के मन ने फिर उसे कचोटा। उसने सोचा वो आशीष के बाद में मिलेगा, लेकिन अभी दीप्ति को सब बता देगा। उसने दीप्ति को आवाज दी, दीप्ति जी, एक बात थी। वो दीप्ति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, बाय नहीं कहा ना मैंने, आप सिर्फ यही ना। दीप्ति उसके पास आई और हल्के से गाल को चूम कर कहा, जल्दी आइएगा, इंतजार रहेगा मुझे। कहकर वो तेजी से वहां से भाग गई। साहिल अवाक से रह गया। वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए बोला, क्यों नहीं बताया उसे? मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया? हाउ कुड आई?
आज चुप रह गया, कल जब उसे पता चलेगा तो नहीं, मैं आपको नहीं खो सकता दीप्ति। कुछ नहीं बताऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। आपको पाए बिना खो देता तो शायद सब कर जाता, पर आपको पाकर खोना नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। साहिल दीप्ति को सच बताने के इरादे से उससे मिलने गया था, पर उससे मिलने पर वो कुछ बता नहीं पाया, जिसका उसे अफसोस भी था। पर दीप्ति का दिल का हाल जानकर उसके मन में सब कुछ छुपा लेने का विचार आ रहा था। वो उसे अब खोना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर लेगा और उसे इतना प्यार देगा कि कभी दीप्ति को पता चल भी गया तो उसे इस बात का कोई फर्क ना पड़े, वो आसानी से माफ कर दे उसे। वो तुरंत हॉस्पिटल आ गया और आशीष से मिला और उसे ठीक देख उसके मन को राहत मिली। आशीष ने अवनी का व्यवहार को लेकर उसके मन में शंका और असमंजस था। साहिल ने कहा जिस पर साहिल ने उसे इस वक्त ज्यादा ना सोचने के लिए कहे आराम करने को कह दिया और ये भी आश्वासन दिया कि उसके ठीक होने तक सब ध्यान रखेंगे, तो वो किसी भी बात की टेंशन ना ले। इधर रघुवंशी हाउस का माहौल भी कुछ खास सही नहीं था। सब शांत और निराश से थे, ना कोई ज्यादा चहल पहल और ना ही पहले की जैसे हंसी खुशी। दिनचर्या तो वही फॉलो होती थी, मगर हर कोई एक दूसरे से खपा नजर आता था। नाश्ते की टेबल पर सब एकत्रित होते, पर जरूरत के अलावा किसी तरह का कोई भी संवाद नहीं होता था। इन सब के बीच सत्यम पूरी तरह कट चुका था सबसे। हर वक्त जैसे उसके लिए सराय हो। अपना नाश्ता वो कमरे में ही करता था और सारा दिन ऑफिस में गवाता। अभिजीत उसे समझाने की कोशिश करता, पर वो किसी की बात नहीं सुनता। राधिका को भी बेवजह बेरुखी सहनी पड़ती। कई बार घंटों अकेले अवनी के कमरे में बैठी अपनी सोच में गुम रहती। अवनी से जुड़ी हर बात में रह रहकर याद आती। अवनी का ये कहना कि अभिजीत भाई उसकी जान है, पर सत्यम उसकी लाइफ लाइन है, जो हर सही गलत राह पर उसके भागीदार होता था। वो अभिजीत से ज्यादा उससे प्यार करती थी, क्योंकि वो दुनिया का बेस्ट भाई है, जो अपनी बहन को गुंडागर्दी सिखाता है कि तू कर अपने मन की, तेरे फैलाए रायते को समेटने के लिए मैं हूँ। बचपन में जब भी अवनी को भेजा जा रहा था, तो वो नहीं जाना चाहती थी। सबसे दूर और रोकने के लिए सिर्फ सत्यम को पुकार रही थी और कि रोक लो मुझे। सत्यम भी कितना लड़ा सबसे कि वो अपनी आयु को कहीं जाने नहीं देगा, पर वो भी तो छोटा था। किसी ने उसकी नहीं सुनी। कई दिन तक वो अपने कमरे में बंद रहा, जिद में बैठा रहा कि जब तक आयु नहीं आएगी वो किसी से बात नहीं करेगा। पर वो नहीं आई और अभिजीत के कसम देने पर उसने आयु के बिना रहना सीखना शुरू कर दिया। बस एक सहारा था। हफ्ते में एक दिन उसकी आवाज़ सुन पाता था, और जब साल में एक बार कुछ दिनों के लिए वो आती तो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। उसका हंसना, उसकी बातें सब पूरे साल के लिए संजोने में लग जाता। हमेशा कहता कि वो उसकी जिंदगी हर खुशी लेकर आएगा, गम और दर्द को उसके आसपास भी नहीं भटकने देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वक्त आएगा तब इतना बेबस हो जाएगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब बातें उसे अंदर ही कचोटती थी। सत्यम एक तो जो राष्ट्र का अपनी के लिए फैसला का राष्ट्र के द्वारा अपनी के लिए फैसले पर खफा था। दूसरा अपनी का बर्ताव उसके मन में कुकर चोट रहा था। बहुत चोट पहुंची थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो बहन उसे अपना लाइफ लाइन कहती थी, वो इस तरह उसके मुंह मोड़ लेगी। उससे इससे भी ज्यादा चोट उसे इस बात से पहुंच रही थी कि उसने आशीष को चुना, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करता। क्या सोच रहे हैं भैया? सत्यम आज भी अवनी के कमरे में बैठा था। आराधना ने उसके पास आते हुए कहा। सत्यम ने आराधना की तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे भी कोई नाराजगी है? आराधना ने पूछा। आपसे किस बात की नाराजगी है भाभी माँ? किसी से नाराजगी नहीं है मुझे, अगर है तो खुद से है। कभी सोचा नहीं था कि इतना बेबस हो जाऊंगा मैं। अपनी आयु को वहां से लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो खुश नहीं है। उसने हर बात झूठ कही, पर नहीं ला सकता जब तक वो खुद नहीं चाहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ भी कोई मेरी बात नहीं समझता। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके जिगर का टुकड़ा किस हाल में है। सब इस तरह भूल गए हैं उसे जैसे वो हो ही नहीं। कौन जिगर का टुकड़ा भैया? मुझे तो नहीं लगता कि उससे किसी को प्यार था। यहाँ खोखली मान मर्यादा की कीमत किसी की जान से कहीं ज्यादा है। एक पल नहीं लगाया आयु पर गोली चलाने में।
एक बार को भी उसकी वजह नहीं पूछी गई और ना ही जानने की कोशिश की गई कि उसने ये सब किस मजबूरी में किया। और चलो मान लेते हैं मर्जी से किया, तो क्या उसने अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? शायद नहीं। इस घर में किसी लड़की को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं, और अगर वो भी ऐसा करती है तो उसे मरना होगा। आयु को अपनी बेटी के जैसा माना है मैंने, मन कचोटता है, और उसकी माँ भी नहीं बन पाई मैं। आस्था के आने पर जितनी खुशी हुई थी ना, आज उतना ही गुस्सा आ रहा था उसे जन्म देने पर। जब इस घर में लड़कियों का कोई वजूद ही नहीं है तो उन्हें जन्म ही क्यों देना। राधिका माँ बनने वाली है। हर पल मन में यही दुआ करती हूँ कि हे भगवान उसे बेटी ना दे, और दे तो वो जन्म लेते ही मर जाए। भाभी माँ, हाँ भैया, बेटी नहीं होनी चाहिए, वरना जैसे आयु के साथ आज और आस्था के आने वाले कल पर मैं तिल तिल कर मर रही हूँ, वैसे ही राधिका भी मरेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। आपको मुझ पर और भाई पर भरोसा नहीं है क्या? जो आयु के साथ हुआ वो आस्था या किसी और के साथ होने देंगे? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आयु के लिए अगर कोई तड़पता देखा है तो वो इस घर में आप दोनों भाई हैं, वरना तो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद आप दोनों की रगों में रघुवंशी परिवार का ही खून है, जिसकी वही अकड़, वही घमंड कि वो रघुवंशी हैं। कल तक पापा जी को देखकर नहीं लगता था कि वो आयु के साथ ऐसा होने देंगे, पर होने दिया ना। एक बार वो भी उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि आयु की वजह से उनके खानदान के नाम पर धब्बा लग गया है ना। क्या पता कल को आप दोनों का भी यही रवैया हो। आखिर रघुवंशी परिवार की मान प्रतिष्ठा की विरासत आप दोनों को ही तो संभालनी है। भाभी माँ, अगर मेरा बस चले ना तो इसका इंतजार मत कीजिएगा। अगर सच में आप इस सब के जैसे नहीं बनना चाहते हैं तो राधिका को लेकर कहीं दूर चले जाइए। आप विदेश में चले जाइए, रानी के पास। उसे भी जरूरत है, बेचारी बहुत अकेली है, और आप दोनों भी आज़ादी से जी पाएंगे। आपका बच्चा भी एक खुली हवा में सांस ले पाएगा। भाभी, लेकिन आयु, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ईश्वर ने स्त्री को हर हालत से समझौता कर लेने की शक्ति दी है। भाभी माँ, लेकिन माँ कहते हैं ना आप मुझे, तो माँ का कहना मान लीजिए। मैं नहीं चाहती कि राधिका को भी मेरी तरह अपनी हर ख्वाहिशों का गला घोटना पड़े। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।